ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के आज के लेक्चर में हम लोग पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। उसमें ये सारे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में लिखे गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी होंगे जिसको हम लोग इसमें कवर करेंगे, बट पहले इन सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, जितना नोट्स में लिखा गया है, जो नोट्स ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की आपको दी जाएगी, उतना आपके एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा। मतलब एग्जाम में अगर उतना नोट्स आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही बेटर है, उतने से काम हो जाएगा। कुछ चीजें मैं एक्स्ट्रा बोल गया तो अगर आप वो नोट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं भी नोट करते हैं तो सुने रहिए, जानते रहिएगा कि कहाँ से क्या चीजें होती हैं। उन पर अभी हम लोग बात वन बाय वन करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पहली चीज आती है इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या अब ये बताने वाली बात है, लेकिन पॉइंट्स कवर करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा। पॉइंट्स तो कवर करने पड़ेंगे कि ये दिया है तो सर लिखेंगे क्या एग्जाम में। लिखने का मतलब होता है हाईवे इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस में पॉइंट्स बना लीजिए। ये इजी अप्रोच प्रोवाइड करता है। इजी अप्रोच प्रोवाइड करने का मतलब कहीं भी जाने का सरल रास्ता, सरल तरीका बताता है, ठीक है ना। दूसरा ये कह सकते हैं कि ये सेफ रास्ता बताता है, सेफ हो सकता है। ये डिफाइंड और शॉर्ट होता है। तीसरा, डिफाइंड और शॉर्ट होता है। उसके साथ साथ इससे धन की भी यानी इकोनॉमी की भी फायदा होता है। मतलब अगर कहीं पर जाना है तो हाईवे क्या क्या कर सकता है। पहले चीज, काम को सरल बनाएगा, सस्ता बनाएगा और सेफ बनाएगा। और उसके साथ साथ आपका जो है कि गंतव्य पर पहुंचने का एक डिफाइंड पाथ होगा, मतलब निश्चित रास्ता होगा। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहां से जाएं। जब सोचिए सड़कें ना होती तो लोग कहीं कैसे जाते, डायरेक्टली जाना शुरू कर देते। हो सकता है कि गड्ढा गुड्ढा रास्ता, ये सब रास्ते में मिलता फिर रास्ता। मतलब ये कोई बोलने वाली बात तो नहीं है, बट नोट्स में आपको लिखे हुए टॉपिक इसमें बड़े आराम से मिल जाएंगे। देखिए, इस पर बहुत तकनीकी ज्ञान देना भी बेकार है कि हाईवे की इंपॉर्टेंस क्या है। ये जनरल बात है, इस पर कोई तकनीकी बात है। और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा तकनीक आपको मिलने वाली भी नहीं है। पहले चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा तकनीक आपको मिलने वाली भी नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं मिलने वाली जिस पर दिमाग पर जोर पड़े। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन तो आना है चैप्टर से, एक क्वेश्चन आएगा और उतने से आपका नंबर इधर उधर हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना जरूर है इसको, ठीक है ना। उसके बाद आता है, देखिए, ये टॉपिक फंक्शन ऑफ दिस दिस दिस। इसके पहले हम लोग को जो पढ़ना है वो, देखिए, भले से इसके बाद डायरेक्टली ये दे दिया, लेकिन हम लोग को एक्चुअली पढ़ना है क्या, डेवलपमेंट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज और रोड, यू कैन से हाईवे, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। और ये हाईवे का डेवलपमेंट जो है वो बाहरी देशों से लेके इंडिया तक पूरा, बाहरी देशों से लेके इंडिया तक पूरा इस डेवलपमेंट को हम लोग को पढ़ना है। अब ये डेवलपमेंट में क्या अलग हुआ, कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे पहले जो आई, मतलब सड़कों का जो संकल्पना किया गया वो रोमन लोगों ने किया। तो रोमन, देखिए इसमें अगर हम लोग बात करें सबसे पहले, तो रोमन टेक्निक जो है सबसे पहले आई। रोमन टेक्निक आपकी सबसे पहले आई। रोमन टेक्निक में क्या कहा गया कि कुछ, देखिए सबसे बड़ी बात कि टेक्निक में कहा क्या गया, वो कई उस समय के अलग अलग, जैसे मान लीजिए आज के रोड की हम बात करें तो अभी आप ही देखें, आपके नजरों के सामने दो बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए कि बिटुमिन की रोड बनती थी, डामर की, तो फिर लोगों ने कहा कि नहीं सीसी करिए। सीसी मतलब कंक्रीट का ये पूरा रोड कर दीजिए। तो उसमें कुछ बदलाव तो हुए ना, कुछ बदलाव हुए कंक्रीट का बनाने में। तो एक चीज जान लीजिए कि रोमन लोगों ने जो सड़क की मतलब बनाया था, सड़क के बारे में सोचा था, काफी थिक लेयर बनाई थी सड़क की, थिक लेयर बनाई थी। थिक लेयर का मतलब हुआ, थिक लेयर कितनी है, और वो लगभग 0.75 मीटर से लेके 1.2 मीटर तक की मोटी सड़कें वो लोग बनाए जा रहे थे। 2 मीटर की लोग सड़कें जो है वो बनाए जा रहे थे। अब इसमें वो 0.75 से 1.2 मीटर का मोटा मोटा लेयर बनाना सड़कों का बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं था। बड़ा ज्यादा मटेरियल लग जा रहा था और बहुत सारी चीजें थी। तो रोमन ने किया, कुछ दिन तक ये चला। ऐसा नहीं कि कोई चीज अनसक्सेसफुल हो जाती है, उसके डिमेरिट्स आना शुरू होते हैं या फिर उसमें संशोधन होना शुरू होता है। कुछ भी बुरा नहीं होता है दोस्त, संशोधन करके बदलाव लाना अच्छा है। तो इसमें कुछ बुराई नहीं थी, हालांकि कुछ कमियां हो सकती हैं जिनको सुधारा गया होगा अगली जो तरीके में, या फिर कई चीजें पैरेलल भी चलती हैं। जैसे आज ही के देश में केजी में आप मापते हैं चीजों को, ब्रिटिशर्स उसको पाउंड में मापते हैं। तो क्या कोई पद्धति गलत है? नहीं। दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग समुदायों द्वारा वो अडॉप्ट किया गया है, तो वो उसको लेके चल रहे हैं और ये इसको। तो रोमन लोगों ने, अच्छा ये जाहिर सी बात है रोमन्स का है, तो इंडियन का तो डेवलपमेंट नहीं है ये इंडिया में रोड का। ये बहुत पुरानी बात है। मैं हिस्ट्री की अगर बात करूं कि टाइम क्या रहा होगा उस दौरान,
तो टाइम का आप बुक में भी आपको मिल जाएगा, बट आपके एग्जाम में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप टाइम बताइए कि रोमन सड़कों का विकास कब से कब तक हुआ, और ना मुझे उसको जाना है, ना तो जेई लेवल पे उसकी ऐसी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। कोई चीज इंपॉर्टेंट रहती तो मैं याद करने के लिए बोलता हूँ। आपका ये इतिहास है सड़क का कि सबसे पहले जिन सड़कों का विकास हुआ वो रोमन सड़कें थी। दूसरा जो विकास आप लोग का हुआ दूसरी सड़कों का, वो ट्रेसागुवेट रोड है। ट्रेसागुवेट रोड में क्या खास बात थी, इसमें बोला गया कि उतना मोटा रखना इसको, मतलब नाम क्या था, पहले नाम लिख दें हम लोग। इसमें बोला गया कि सड़कों को ज्यादा मोटा लेयर देने की जरूरत नहीं है। जो लेयर होती है सड़क की वो अप टू 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर ही रखी गई। ये मीटर में है, ध्यान रखिएगा, ये मीटर में। तो रोमन वाले लोगों ने बड़े मोटे मोटे लेयर यूज किए सड़कों के, और फिर ट्रेसागुवेट आए तो उन्होंने बोला कि मोटाई उतना ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। मेन मैटर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी और बातें इन्होंने बोली होंगी, लेकिन जो मेन मुद्दा इनका था वो यही था सड़कों की जो, अच्छा इसके बाद ये आए, इन्होंने सड़क की लंबाई को सीमित किया कि इतना ज्यादा इसमें डालने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों लोगों की बातें हुई, ठीक है ऐसे ऐसे करना है। अच्छा ये लोग और भी कुछ कर रहे थे, ये लोग और भी इसमें कई सारी बातें बोले होंगे। जैसे अगर और चीजों पर मुद्दों पर हम लोग बात करें इस पर ध्यान से, तो और क्या क्या इसमें कमियां रही होंगी। जैसे आपकी रोमन सड़कें थी, तो रोमन सड़कें तो बड़ी ही रफ बनाई गई। रोमन सड़कें जो है वो बड़ी ही रफ बनाई गई, और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रेसागुवेट सड़क थी उसमें मोटाई को तो कम किया गया, कुछ खास और बदलाव नहीं किए गए। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं टेलफोर्ड रोड की, जब हम लोग बात करते हैं टेलफोर्ड, अगली वाली जो रोड है वो आपकी टेलफोर्ड रोड है। टेलफोर्ड रोड में ये थोड़ा सा आपको आगे की बात करेगा। टेलफोर्ड रोड जो बात करेंगे, टेलफोर्ड, अच्छा ये नाम कहाँ से आ रहा है, सब अपना अपना नाम दिए जा रहे हैं। ये रोमन लोगों ने किया था, ट्रेसागुवेट खुद एक इंजीनियर थे, टेलफोर्ड भी एक इंजीनियर थे। इन लोगों ने अपने नाम पर सड़क की पद्धति का नाम रख दिया। तो टेलफोर्ड की जो सड़कें थी उनमें ऐसा बोला गया कि जो मतलब, अच्छा सड़क पर एक चीज आप जानते हैं, क्रॉस ड्रेनेज होता है। जब सड़क ऐसे जाती है इस टाइप से, ऐसे सड़क जाती है जब, तो आप जानते हैं कि सड़क बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं होती, बल्कि कुछ उभार ऐसे दिया जाता है। अभी इसके बारे में अगर आप लोग पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो अभी समझ लीजिए। ऐसे उभार दिया गया हल्का सा, क्यों, क्योंकि ये पानी वानी जब इस पर गिरे तो साइड से नालियों में क्या हो जाए, ऐसे चला जाए। ये सड़क का क्रॉस सेक्शन है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में आप लोगों ने देखा हो। तो जब ये पानी बहने के लिए ड्रेनेज सिस्टम था, तो ये लोग क्या करते थे, बाकी लोग, ये लोग आधार से ही, नीचे से ही उभारते चले आते थे ऐसे पूरा, ऐसे। तो टेलफोर्ड में इसको क्या किया गया, टेलफोर्ड सड़क में इसको क्या किया गया कि नीचे से सीधा रखो, ऊपर जाके बस जो ऊपरी लेयर है ना, सबसे ऊपरी लेयर, मतलब नीचे से पूरे आधार को सीधा रखो और सीधे ऊपरी लेयर पर ले जा करके टेलफोर्ड में केवल ऊपरी लेयर पे लगभग 1/45 का क्या कर दीजिए, कैम्बर दे दीजिए। 1/45 का क्रॉस स्लोप या कैम्बर दीजिए। अच्छा कैम्बर और क्रॉस स्लोप क्या होता है, इसके बारे में अभी डिटेल बात हम लोग को रोड ज्योमेट्रिक्स में करना है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए इसके बाद का हिसाब क्या क्या हुआ और क्या क्या अगले सिस्टम में क्या बदलाव हुआ। तो अब यहां पर देखिएगा तो टेलफोर्ड का ये कहना था कि टेलफोर्ड ने मेन बदलाव, टेलफोर्ड में क्या था कि ये आधार को सीधा रखते थे और उसके बाद क्या करते थे इसमें ऐसे, मतलब ऊपरी लेयर में जाकर के कैम्बर दे देते थे। ये स्लोप कितनी होती थी, 1/45 की, मतलब अगर ऐसे जाएं तो ये झुकाव होता जाएगा, 45 में एक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। अगली सड़क जो आ गई, अगली सड़क जो आ गई वो सड़क थी आपकी मैकेडम सड़क। मैकेडम सड़क क्या कहते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा, प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ठीक है, यहां पर मैकेडम रोड आपकी आ गई। मैकेडम रोड क्या होती है, तो मैकेडम रोड जो है इसमें मेन अंतर क्या था, ये मैकेडम का मतलब होता है, नाम है, ये भी नाम से ही रखा गया, जॉन मैकेडम नाम था, ये नाम था जॉन मैकेडम और उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया। अब जॉन मैकेडम साहब ने क्या किया मैकेडम रोड को इन्होंने बस इतना किया कि जो कैम्बर है उसकी वैल्यू को पहले बढ़ा दिया, थोड़ा सा कैम्बर को क्या किया, बढ़ा दिया, 1/36 के नियर अबाउट कर दिया। और दूसरा इन्होंने बेस से ही क्रॉस स्लोप को, क्रॉस स्लोप या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं हम लोग कैम्बर, ये बेस से ही, फ्रॉम बेस,
मतलब शुरू से ही इन्होंने कैम्बर देना शुरू कर दिया फिर से। कहा क्यों? क्योंकि कैम्बर का काम होता है जल निकासी। देखो दोस्त, अभी ये बड़ा बवाल है कि सड़कों में पानी पर इतना क्यों ध्यान दिया जा रहा है। सर पानी नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? पानी नहीं निकलने से रोड खराब हो जाएगी। अगर पानी रुक गया किसी भी लेयर पे तो उस लेयर में स्वेलिंग होती है, फूलता है। वो टेक्निकल बात यही है कि वो फूलता है। फूलने की वजह से धीरे धीरे रोड क्या होती है? उखड़ने लगती है। उसके अलावा इन दोनों में क्या अंतर था? टेलफोर्ड में अंतर ये भी था, या इन सब में एक कॉमन बात थी, इन तीनों में एक कॉमन बात थी कि नीचे ऐसे सड़क है, मान लीजिए ये वाली, ये सड़क है, तो सबसे बड़े बड़े टुकड़े जो पत्थर के थे ना वो ऐसे नीचे रखे जाते थे। सबसे बड़े बड़े टुकड़े जो है वो ऐसे रखे जाते थे नीचे, ऐसे। और फिर ऊपर जाते जाते इनकी साइज क्या होने लगती थी? छोटी होने लगती थी। ऐसे ऐसे ये सड़कें बनाई जाती थी, साइज को छोटा कर दिया जाता था ऊपर जाते जाते। बात समझ में आ रही है? कुछ इस टाइप से इनका हिसाब था। लेकिन जब मैकेडम रोड आई तो उसमें एक और अंतर था कि इन्होंने कहा कि जो फाउंडेशन है उसमें मोटे पत्थरों को भरना बिल्कुल भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि इसमें बिल्कुल मोटे पत्थरों का भरा जाए। बात समझ में आ रही ना? तो ये छोटी छोटी विकास होते रहे सड़कों के, और सड़कों के बारे में नए नए टेक्निक, मतलब कभी इनका अडॉप्ट किया, कभी उनका। समय का भी खेल है ना, ये नहीं केवल टेक्निक बदल रही है, समय भी बदल रहा है और समय के अनुसार रिस्पॉन्स भी मिल रहा है कि हमने ये बनाया था तो ऐसा देखा। अब मान लीजिए कई चीजें आप देख रहे हैं, देश में वैक्सीन ही बन रही है, तो आज जो वैक्सीन बन रही है कि 2 डोज, फिर स्पुतनिक लाइट आ गई 1 डोज वाली। मतलब जो कोई भी चीज में बदलाव हो रहा है, कहने का मतलब गलत सही कुछ नहीं होता, कोई भी चीज गलत या सही नहीं होती। हमारा दृष्टिकोण या तो अलग हो जाता है या वो हमारे मुताबिक नहीं होती है। तो बस इतना हम समझ चुके हैं कि लगभग चीजें क्या हैं, अ, अ, मतलब बदलाव की बातें हैं। तो ये बदलाव होते रहे और बदलाव के बाद देखिए अब हम लोग, अच्छा ये सारा ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। फिर जब बात आई, अच्छा ये सारे नाम से लग रहा होगा कि रोमन हो, ट्रेसागुवेट हो, टेलफोर्ड हो या मैकेडम हो, ये सारे नाम भारतीयों जैसे प्रतीत नहीं हो रहे हैं। जाहिर सी बात है भारतीय लोग थे भी नहीं। इनका जो सिस्टम था हाईवे वगैरह का बनाने का, या जो भी सिस्टम था अपना, वो अलग था। इंडिया में रोड की तो बात ही नहीं होती थी, ऐसे कच्चे रास्ते बने रहते थे, लोग आते जाते थे। सबसे ज्यादा जो भारत का जो विकास हुआ, विकास का मतलब जो कंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट हुआ, मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, वो किया था ब्रिटिशर्स ने। सब लोग अपने अपने स्तर पर, मुगल्स आए, मुगल्स ने कुछ अपने किले वगैरह बनवाए, सड़कें वगैरह बनवाई, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में रोड का धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हुआ। और देखिए, आप लोग अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इतना समझिएगा कि ब्रिटिशर्स हम पर रूल करने नहीं आए थे, पहले व्यापार करने आए। फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे अच्छा, जो लोग इसको थ्योरेटिकल समझ रहे हैं अभी ये लेक्चर सुन करके, जो लोग ये लेक्चर सुन करके इसको थ्योरेटिकल क्लास समझ रहे हैं, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी अगले कुछ लेक्चर में। क्यों? क्योंकि शुरुआत तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, शुरुआत तो हम ऐसे ही करते हैं, उसके बाद ना पता चलता है कि दिक्कत कहाँ से आ रही है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि ये थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं है, आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारी तकनीकी बातें भी उभर के सामने आने वाली हैं। तो हम लोग ये कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स जब आए तो डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने भारत में बहुत सारे काम किए जो भारतीयों को नहीं आते थे। जैसे कि लड़ाई झगड़ा करके आपस में सुलट लेते थे, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। तो कई ऐसे वायसराय इंडिया में आए जिन्होंने चीजों को ठीक किया। जैसे रिपन को, नाम अब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ठीक है, रिपन आए, उन्होंने काफी सारे बदलाव किए। उसके बाद विलियम बेंटिक आए थे, तो कई सारी कुप्रथाएं जो थी उनको खत्म किया उन्होंने। फिर उसके बाद मतलब अलग अलग अंग्रेजों ने शोषण तो किया, बट जो एक हम लोगों को नियमों में ढालना, डिसिप्लिन्ड करना, ये काम उन्होंने बहुत बेहतर किया था। मतलब अगर उनका एक योगदान पूछे हम लोग कि भारत को क्या सिखा गए, तो जो जानवर वाली लाइफ जी रहे थे हम लोग, उसको ट्रैक पर नियमबद्ध करने का काम उन्होंने किया था। ठीक है ना? तो ये एक प्लस पॉइंट हमको मिला। तो हम लोगों ने कमेटी बनाना है, रोड वगैरह भी, कोई पहले कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं होता था। जैसे आज मुद्दे उठते हैं ना कि बच्चों से इस बारे में बात करें, तो पहले कोई बातचीत नहीं, अपने मन से चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं। हर मुद्दे पर बात करना, उसके लिए एक संगठन बनाना, उसका आगे बढ़ाना, ये सारे काम वो लोग बड़े अच्छे तरीके से करते थे। तो इसी तरीके से 1927 की बात है, जब हमारा देश उतना, मतलब लड़ाई एक तरफ तो चली रही थी आजादी की, लेकिन उस समय 1927 में जयकर कमेटी बनाई गई। जयकर कमेटी किस लिए बनाई गई थी? ये जयकर कमेटी जो बनाई गई थी,
जयकर कमेटी जो बनाई गई थी वो भारत में सड़कों के संबंधित जितने काम है, कमेटी का मतलब क्या होता है, कमेटी मतलब लोगों का समूह होता है या ग्रुप होता है, ठीक है ना। और उस कमेटी में कुछ लोग ऐसे रखे गए जिनका मुख्य काम था सड़कों से संबंधित काम को आगे बढ़ाना। जैसे देखिए, कमेटी काम नहीं करती है, कमेटी काम करवाती है। कमेटी का जिम्मेदारी होता है काम का करने के लिए, संस्थाएं वो अलग अलग ले सकती है। मतलब एक कमेटी अगर बनाई गई 1927 में, जो कमेटी बनाई गई जयकर कमेटी, उसका मेन काम क्या था, उसका मेन काम था कि आप अब चाहे अपने से संस्थाएं बनाइए, चाहे कुछ भी करिए, लेकिन देश में जो रोड व्यवस्था है उसको क्या करिए, ठीक करिए। तो 1927 में जयकर कमेटी की स्थापना हुई। फिर उसके बाद इसी कमेटी के तहत, कोई कमेटी जब बनती है तो वो संस्थाओं का निर्माण करती है। इसी कमेटी के तहत 19 आई थिंक 1934, बिल्कुल 1934 में स्थापना हो गई आईआरसी की। आईआरसी आईआरसी 1934 में। और क्या हुआ था, आरबीआई एक्ट पास हुआ था। आरबीआई एक्ट पास हुआ था। ये आपकी बात नहीं है सिलेबस की, बट मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। आरबीआई एक्ट, जब आरबीआई बैंक जो बना था वो 1935 में बना था, लेकिन आरबीआई एक्ट जो है 1934 में पास हुआ था। उसी समय एक और स्थापना हुई आईआरसी की, जिसका पूरा नाम था इंडियन इंडियन रोड कांग्रेस। पूरा नाम था इंडियन रोड कांग्रेस। ये वो संस्था थी जो एक तरह की मतलब सेमी सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट था। सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट था। इसका काम क्या था, स्टैंडर्ड तैयार करना। किसके लिए, स्टैंडर्ड बनाना, रोड के लिए। रोड स्टैंडर्ड बनाना मतलब रोड कितनी मोटी, कितनी गहरी, कितनी चौड़ी होगी, उसके मानक बना करके देना कि ऐसे रोड बनाओ। मतलब देश में अगर रोड बनेगी तो वो इनके मानकों के अनुसार बनेगी। मतलब देश में अगर रोड को बनाना है तो इनके मानकों के अनुसार रोड को बनाना पड़ता था। किसके, आईआरसी के। अब आईआरसी का अच्छा पूरा नाम याद रखिएगा, इंडियन रोड कांग्रेस का। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, चैप्टर में कभी कभी लिखने के लिए आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, सारा हर चीज का मानक, मतलब मानक का मतलब मेंटेनेंस से लेकर के बाकी सारी चीजें एक सेकंड, मानक से लेकर के मानक तैयार करना, फिर उसके बाद मेंटेनेंस कैसे होगा, इन सारी चीजों पर आईआरसी जो है अपने फैसले लेने लगा। इसी के अंतर्गत आईआरसी से जुड़ा हुआ एक और संस्था फिर दूसरा आया, सीआरआरआई। मतलब ये क्या है, सीआरआरआई क्यों पड़ा, आईआरसी ने कुछ मानक बना दिए। सपोज करिए कोई चीज आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, सपोज पहले रेजर आती थी शेविंग करने वाली, स्टील की आती थी ऐसे बनी हुई, उससे लोग शेविंग करते थे। तो मानक बना, हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा डिजाइन होगा तो लोग, पहले चाकू से चलता था, फिर ऐसे खींचने वाला बना। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन फिर लोगों को लगा यार इससे तो कट जाता है, तो क्यों ना ऐसे घूमने वाला और सस्ते में बनाया जाए कुछ अच्छा, जिलेट जैसा। तो जिलेट की जो स्थापना थी, प्लास्टिक का इतना नरम और इतना इजीली सेविंग करने के लिए वो बनाया गया, तो वो कैसे संभव हुआ होगा, इसलिए कि मानक तो बन चुके होंगे, आईआरसी ने मानक बनाए होंगे, लेकिन फिर सीआरआरआई, जिसका पूरा नाम है क्या, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसका क्या काम था, इसका काम ही है क्या, रिसर्च करना। इसका काम क्या है, रिसर्च करना, अनुसंधान जिसको बोलते हैं। एक बार कोई चीज बन चुकी है, उसके डिजाइन में फेर बदल करने का काम, ताकि वो और बेहतर उसकी प्रोडक्टिविटी हो पाए, वो काम किसका था, सीआरआरआई का था। सीआरआरआई के बारे में या इन सारे संस्थाओं के बारे में नोट्स में आपको डिटेल में लिखा हुआ मिल जाएगा कि इनका मुख्य काम क्या क्या है और ये काम क्या क्या करते हैं। नोट्स एक बार जरूर पलट के सबको देखना है, ये सीआरआरआई क्या है और ये काम क्या क्या करती है। बात समझ में आ रही ना। अब आगे, अच्छा इन सब, अच्छा करना है, जयकर कमेटी ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपने आईआरसी की स्थापना की। ये लोग मानक तैयार करते हैं, इसमें कुछ इंजीनियर्स रहेंगे, ये लोग काम करेंगे, मानक बनाएंगे, कुछ इसमें रिसर्चर्स रहेंगे, वो लोग काम करेंगे, और इनको ये अपने घर से काम करेंगे, इनको सैलरी नहीं देना है, इनके लिए कोई बजट नहीं होना चाहिए, ये भी तो कोई काम चाहिए। तो उस काम के लिए, फिर उस काम के लिए शुरू में तो ये चीजें ऐसे चली, इसके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं था। मंत्रालय मतलब
मतलब आप कोई काम कर तो सरकार से पैसा ले, लेकिन अलग से मंत्रालय चाहिए रोड के डेवलपमेंट के लिए, अलग से मंत्रालय चाहिए। तो उसके लिए मंत्रालय बना एमओआरटी। एमओआरटी का पूरा नाम है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, या रोड एंड ट्रांसपोर्ट और एंड हाईवे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट करने का मतलब होता है रोड ट्रांसपोर्ट ही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये किसका पूरा नाम है? एमओआरटी एंड एच का, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये आपका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, एमओआरटी का। इसका क्या काम था? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे में क्या काम था इसका? मुख्य रूप से मिनिस्ट्री है, यानी मंत्रालय है किसका? रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। इस टाइम के मंत्री कौन है हम लोग के इसके मंत्रालय के? आप लोग बताइएगा, अपना कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि कौन है। और एक चीज और जानिएगा कि इस मंत्रालय का काम क्या था, ये जितनी भी रोड से रिलेटेड संस्थाएं हैं उनके लिए फंड की व्यवस्था करना, ताकि वो लोग काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें, उसके लिए फंड की व्यवस्था करना इस मंत्रालय का काम था। उसके बाद काफी आगे जाके, समझिएगा ध्यान से, ये सब सारी संस्थाएं बन रही थी जब पूरा देश एक था। जब देश में स्टेट वाइज देश को बांटा गया, देश को स्टेट वाइज बांटा गया, फिर हाईवेज का क्लासिफिकेशन हुआ। हाईवेज का जब क्लासिफिकेशन हुआ तो इसका सिंपल सा कहानी है एक सेकंड, उसके लिए ये आप इस समय सुनते होंगे नाम इसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। किसका? एनएचएआई का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस पूरी संस्था का क्या काम है? इस पूरी संस्था का एक ही काम है, क्या? यही सब मानक तैयार करना, लेकिन नेशनलाइज कर दिया गया चीजों को। कि सड़क जो है ये केवल नेशनल हाईवेज पर रिसर्च करेगी या उसका देखेगी, फिर स्टेट हाईवे के लिए या और चीजों के लिए अलग अलग संस्थाएं बना दी गई। तो बहुत ज्यादा तो इसमें अभी मतलब पूछने वाली चीजें नहीं है, मतलब इस वाले पॉइंट से जो फंक्शन ऑफ, मतलब इनका क्या क्या काम है, वो सारा आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, याद मुझे भी नहीं रहता ये ज्यादातर चीजें कि डेट वगैरह क्या थी, कब स्थापना हुई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका मुझे याद रहता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जयकर कमेटी की स्थापना याद है, और बाकी जो प्लान्स अभी आएंगे उनको डेट में मैं याद रखता हूँ, क्योंकि वो इंजीनियरिंग से जुड़े हुए। जैसे प्लान्स बनाए गए, कि सड़क, मान लीजिए सारी संस्थाएं बनी है, रैंडम काम करनी, कोई काम ही नहीं कर रहा, इनको टारगेट दिया गया कि अगले 20 सालों में बॉम्बे या नागपुर प्लान बनाया गया, नागपुर में बैठक हुई और एक प्लान बनाया गया कि अगले 20 सालों में हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 16 किलोमीटर का हाईवे होना चाहिए। मतलब हाईवे देश में इतने ज्यादा बनने चाहिए कि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो टारगेट दिया गया 20-20 साल का लोगों को। तो वो सारे डेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जेई में वो सब पूछे जाते हैं। बाकी इनकी स्थापना के डेट जेई में भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, इनका हमने पढ़ा क्या? हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हाईवे देखा। हमने ये देखा कि डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में हाईवे का। पहले रोमन आए, फिर ट्रेसा गुवेट आए, फिर उसके बाद टेलफोर्ड आए, फिर मैकेडम आए। आज की जो सिस्टम है वो ज्यादातर मैकेडम सिस्टम को फॉलो करता है। आज का जो रोड है, वैसे तो बदलाव होते आ रहे हैं, बट आज मैकेडम सिस्टम को अभी भी फॉलो कर रहा है हम लोग का देश, या हम लोग की। अब वैसे कंक्रीट का आ गया तो वो और ही अलग हो गई चीजें, पेमेंट चेंज हुआ तो। अब उसके बाद फंक्शन ऑफ, हमने दिस इन संस्थाओं के हमने फंक्शन देखे। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड टॉपिक भी थोड़ा सा इस टाइप से है कि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अलग किसी भी चीज का बंटवारा यानी क्लासिफिकेशन किसी न किसी आधार पे होता है। आधार का मतलब होता है, आधार का जो मतलब होता है कि बंटवारा किस आधार पर किया जाए। तो आधार बहुत सारे हैं रोड के बंटवारे के। सबसे पहले उसमें से जो जरूरी है वो है आईआरसी क्लासिफिकेशन। आईआरसी क्लासिफिकेशन मतलब जब इंडियन रोड कांग्रेस बना तो उन्होंने सड़कों को बांटा। कैसे बांटा उस पर हम लोग बात अभी करेंगे, ठीक है ना। चलिए वन बाय वन बातें करते चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, एक सेकंड। चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं हम लोग किसकी। अगला टॉपिक हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन करने के बेस होते हैं, जैसे बेस्ड ऑन, सबसे पहले हम लिख रहा हूं बेस्ड ऑन व्हीकल डेंसिटी,
व्हीकल डेंसिटी कि कितने वाहन प्रतिदिन जा रहे हैं इस पर, बेस्ड ऑन, या व्हीकल डेंसिटी का है या लोड का, बेस्ड ऑन, आप यहां पर देख, एक सेकेंड रुक जाइएगा, बेस्ड ऑन लोड ऑन रोड, ठीक है ना, उसके बाद बेस्ड ऑन पेवमेंट, ठीक है ना। ये सब तरीके हो सकते हैं, जैसे बेस्ड ऑन व्हीकल डेंसिटी का मतलब, या ट्रैफिक इसको कह सकते हैं आप, व्हीकल डेंसिटी का है या ट्रैफिक का है, कि किसी रोड से प्रतिदिन कितने वाहन जा रहे हैं उसके आधार पर, अगर ज्यादा वाहन जा रहे हैं तो उसको बड़ी सड़क में रखा गया, छोटी सड़क में, इस टाइप से। तो ये क्लासिफिकेशन बड़े आसानी से आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा लिखा हुआ, इसका डेटा आप लोग को याद रखना है कि कैसे कैसे होता है क्लासिफिकेशन। जो मुख्य जरूरी है, देखिए मैं चीजों को बांटने पर यकीन रख रहा हूं कि आपको ये सब इसके क्लासिफिकेशन जो पढ़ने हैं वो आप ऐसे देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर मैं कॉपी पे आपको दिखा दूंगा कैसे है, सब कुछ लिखा हुआ है। एक चीज जो आती है वो आती है आईआरसी क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा अलग है इनसे, आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, आईआरसी क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, बात समझ में आ रही है ना। काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है, डेटा बहुत ज्यादा है, तो जितना हो सके याद करने का प्रयास करिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं, बट एक बार रीडिंग लगानी जरूरी है पूरे नोट्स का, ठीक है ना। नोट्स में पहले चैप्टर की रीडिंग एक बार लगा जाइएगा, जितना बोला हूं वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब आईआरसी क्लासिफिकेशन में रोड को जो बांटा गया, जब इंडियन रोड कांग्रेस ने बांटा, तो सबसे पहले उन्होंने बनाया क्या, बोला कि कुछ सड़कें जो होंगी वो होंगी नेशनल हाईवे, दूसरा उन्होंने कहा कौन सा होगा, स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे, फिर उन्होंने बनाया मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, उन्होंने फिर बनाया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और फिर उन्होंने बनाया क्या, विलेज रोड, विलेज रोड, बात समझ में आ रही ना। अब इन्होंने नेशनल हाईवेज बनाए, उन्होंने कहा कि ऐसी सड़क जो स्टेट को स्टेट से जोड़ती हो, स्टेट को स्टेट से जोड़ती हो, उसको नेशनल हाईवे कहा जाएगा। एक हाईवे कई राज्यों से होकर जा रहा है या एक से दो राज्यों को आपस में जोड़ रहा है, उसको क्या कहा गया, नेशनल हाईवे। जबकि अच्छा, नेशनल हाईवे में, नेशनल हाईवे जो होते हैं उसमें सबसे बड़ा कौन सा नेशनल हाईवे करंट में है और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो आपका इस टाइम है, जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, जो इसमें यहां लिख देता हूं, ये NH44। देखिए किसी भी रोड पर अगर आप जा रहे हैं और साइड में पत्थर लिखा है, उस पर NH लिखा है, ठीक है ना, तो उस NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, और 44 जो होता है उस नेशनल हाईवे का नंबर बताता है कि कौन से नंबर का ये नेशनल हाईवे। और ये जो है वो है कहां से कहां तक, श्रीनगर से लेकर के, श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, इसका रास्ता जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का है, कन्याकुमारी तक, और ये इस टाइम करंट में देश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। लंबाई इसकी काफी ज्यादा, मतलब मैं देख लेता हूं शायद मिल जाए मुझे इसकी लंबाई, लॉन्गेस्ट है, इसकी लंबाई नहीं मालूम है, लेकिन सबसे छोटे वाले की लंबाई जो है ना वो मालूम है हम लोगों को, जो शॉर्टेस्ट है, शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे ये है आपका कहां से कहां तक, ये अर्नाकुलम, ये केरला में है, अर्नाकुलम से लेकर के, अर्नाकुलम से लेकर के ये है कोची हार्बर तक, कोची बंदरगाह है ये केरल में, कोची हार्बर तक है ये, हार्बर तक, और इसकी कुल लंबाई केवल 6 किलोमीटर है इस नेशनल हाईवे की। कहेंगे सर तो कैसे नेशनल हाईवे हो गया, इसलिए क्योंकि उस मानक को पूरा करता होगा जो नेशनल हाईवे होने के लिए जरूरी है। ये क्या जोड़ रहा था, एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का काम करता है कौन, नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे मतलब एक स्टेट, मतलब हमने बोला कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ता है, लेकिन स्टेट के मुख्य जिलों को, जो किसी राज्य में बड़े राजधानियां हैं, मतलब ये कनेक्ट करता है, इसको अगर हम एक लाइन में लिखें, स्टेट टू स्टेट, ये कैपिटल्स टू कैपिटल्स या कैपिटल्स टू मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, कैपिटल्स टू कैपिटल्स, और वी कैन से मेजर डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब ये बड़े जिलों को राजधानियों से या राजधानियों को राजधानियों से जोड़ता है कौन, स्टेट हाईवे।
मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होता है ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट होता है केवल, ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जोड़ता है कौन, ये मेजर डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो है वो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जोड़ता है। एक सेकंड दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकंड, आई होप दिख रहा होगा। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जोड़ता है। फिर से सुन लीजिए, नेशनल हाईवे स्टेट टू स्टेट को कनेक्ट कर रहा है, स्टेट हाईवे जो है कैपिटल्स टू कैपिटल्स या कैपिटल्स टू मेजर डिस्ट्रिक्ट, मेजर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट ये मेन डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ रहा है, जबकि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो ODR है वो किसको जोड़ रहा है, माइनर डिस्ट्रिक्ट, छोटे जिले हैं, माइनर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट और माइनर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और दूसरे मतलब छोटे जिलों को दूसरे छोटे जिलों या बड़े जिलों से, ठीक है ना, जोड़ने वाला, ठीक है ना। और एक चीज आती है आपकी विलेज रोड, ये विलेज टू विलेज, गांव के अंदर ही आती है और गांव के अंदर ही क्या होती है, खत्म हो जाती है। ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है किसका, सड़कों का एक तरह का क्लासिफिकेशन है IRC का, ही सड़कों का एक तरह का IRC का क्लासिफिकेशन ये आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा देख लीजिए फिर से, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड, ये IRC ने क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन बंटवारे का रास्ता और भी तो हो सकता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, बांटने का अगर आदमियों को बांटा जाए तो आदमी कैसे हो सकते हैं, या तो गोरे काले हो सकते हैं, कुछ लंबे छोटे हो सकते हैं, कुछ बुद्धिमान और बेवकूफ हो सकते हैं, कुछ समझदार और कुछ नासमझ हो सकते हैं। तो आधार है, लंबाई के आधार पर बांटेंगे तो अलग होगा, कलर के आधार पे अलग होगा, समझदारी के आधार पे अलग होगा। इसी तरीके से जो हाईवेज हैं उनका आधार है व्हीकल यानी ट्रैफिक के आधार पे किससे बांटा गया, लोड कितना आ रहा है सड़क पर, उसके बेस्ड ऑन पेमेंट, मतलब वो उसकी है फ्लेक्सिबल पेमेंट है या रिजिड पेमेंट है, मतलब बहुत सारे आधार बना के सड़कों का ऐसे बंटवारा किया गया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स आई होप समझ में आ रहा है। एक IRC क्लासिफिकेशन होता है जो अलग है, बाकी ये जनरल सब क्लासिफिकेशन अलग अलग बेस पर ये हो। अब एक चीज आ रही है मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, आपका आ रहा है मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास में आदमियों को ढोया जाए या ट्रांसपोर्ट हुआ जाए। जैसे मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में उन गाड़ियों की बात की गई जिनमें मास में लोगों को ढोया जाता है, जैसे कि क्या हो सकता है इसमें, रेल हो सकता है, एरोप्लेन्स हो सकते हैं, शिप्स हो सकते हैं, मतलब ये सब तरीके हैं किसके, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के। मतलब मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्या है ये, कि मास में कैरी करने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अगला आपका आ रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे। एक सेकंड, फोन है जरा मैं देख लूं इसको। हाँ, अब एक चीज आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे। स्मार्ट हाईवे की संकल्पना अभी रखी जा रही है कि कुछ हाईवे ऐसे डेवलप किए जाएंगे जो स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को फॉलो करेंगे। जैसे भविष्य में क्या होने वाला है जानते हैं, गाड़ियां ड्राइवरलेस होने वाली हैं और जो सिग्नल्स होंगे वो ऑटोमेटिक होने वाले हैं। मतलब किसी भी चीज का छेड़छाड़ नहीं होने वाला सड़कों पे, मतलब सड़क अपनी सुरक्षा खुद करेगा, उस पर गाड़ियां बिना ड्राइवर के चलेंगी, वहां पे सिग्नल सिस्टम ऑटोमेटिक होंगे, मैनुअली किसी को कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसे हाईवे का निर्माण करना जिसमें सब कुछ क्या हो, ऑटोमेटिक हो और गाड़ियों का रुकना कम से कम हो जाए, उनको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट हाईवे। और एक टर्म आता है एक्सप्रेस वे, जानते हैं एक्सप्रेस वे क्या होता है, एक्सप्रेस वे ये नाम आता है, कहते हैं कि सर ये सारे नाम मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप अगली बार से समझें कि इनके में अंतर क्या है। मैंने बताया था रोड कहीं भी कोई रास्ता है रोड है, हाईवे किसको कहते हैं, जब बाढ़ तल से ऊपर कोई रोड बनती है तो उसको हाईवे कह देते हैं, ये मैंने बताया था। एक्सप्रेस वे किसको बोलते हैं, एक्सप्रेस वे सिंपली समझिएगा ऐसी सड़क जिस पर रुकावट यानी रेलवे फाटक कम से कम हो, रेलवे फाटक कम से कम हो और सड़क पर ट्रैफिक कम से कम हो, उस रोड को कहते हैं एक्सप्रेसवे। या कहीं भी अगर कोई दिक्कत वाला है तो वहां हाई वो बना दिया गया, फ्लाईओवर बना दिया गया। फ्लाईओवर क्या होता है, ब्रिज और फ्लाईओवर में क्या अंतर है, ब्रिज हमेशा पानी के ऊपर होते हैं, जो सड़क के ऊपर सड़क होती है उसको फ्लाईओवर कहते हैं, जो सड़क नदी वगैरह के ऊपर जाती है उसको ब्रिज कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना, अंतर ये सब है छोटा छोटा, तो इसको सुने रहेंगे तो आपका आगे से जो चीजें है ना वो क्लियर होती जाएंगी। तो एक्सप्रेसवे क्या है समझ गया ना, एक्सप्रेसवे वो जहां पर गाड़ियों के आवागमन में रुकावट कम से कम होती है उसको कहते हैं एक्सप्रेसवे। बात समझ में आ रही है ना।
तो आई होप आपको पहला चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो लगभग क्लियर है, और तब मजेदार और क्लियर हो जाएगा जब आप चुपचाप जाके एक बार नोट्स को ऐसे स्लाइड करके पूरा टॉपिक रीडिंग लगाना है। 15 मिनट या 20 मिनट लगेगा आपको रीडिंग लगा जाने में, और यकीन मानिए इस लेक्चर के बाद जब रीडिंग लगाएंगे तो आधे से ज्यादा कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगी, दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। मतलब 5 नंबर आप अपना फिक्स कर लेंगे कि हाँ इस चैप्टर से 5 नंबर आएगा और 5 नंबर मैं कर लूंगा। पॉइंट्स क्लियर रहेंगे तो चीजें आप लिख जाएंगे। आपको कैसे लिखना है नोट्स में पूरा दिया गया है, ठीक है ना। और नोट्स बहुत बेटर है, आप लोग देखे होंगे कि एक एक टॉपिक को पूरा कवर किया गया है। अब हम लोग आगे जब चलेंगे तो अगला चैप्टर है उसमें टेक्निकल बात है, ज्योमेट्रिक डिजाइंस में, वो इंपॉर्टेंट भी है चैप्टर। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।